नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। अगले महीने स्विट्जरलैंड जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां विश्व आर्थिक मंच की बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 16 से 20 जनवरी के बीच बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस बोमई, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी स्विट्जरलैंड जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत 100 से ज्यादा भारतीय स्विट्जरलैंड जाएंगे। 50 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों और मुखिया इस बैठक में शामिल होंगे। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में ये अहम बैठक होगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस की बड़ी खबर आपको बता दें, अगले महीने स्विट्जरलैंड जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में होंगे शामिल। 16 से 20 जनवरी के बीच में बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं कर्नाटक के सीएम बीएस बोमई, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी स्विट्जरलैंड जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत 100 से ज्यादा भारतीय स्विट्जरलैंड जाएंगे। 50 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों और मुखिया इस बैठक में शामिल होंगे। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में ये अहम बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अगले महीने स्विट्जरलैंड के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर विश्व आर्थिक मंच की बैठक में वो शामिल होंगे। और आपको बता दें कि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत 100 से ज्यादा भारतीय स्विट्जरलैंड जाएंगे और साथ ही 50 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष और मुखिया इस बैठक में शामिल होंगे। अधिक जानकारी के साथ एसके वाजपेयी जुड़ गए। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरे पर बाहर जाने वाले हैं। और सीधे तौर पर अगर हम इस दौरे की बात करें तो जहां मुख्यमंत्री इस दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश की विभिन्न चीजों को लेकर वहां के प्रतिनिधियों से बात भी करेंगे, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और देश का प्रतिनिधित्व भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। हालांकि इस दौरे में कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, जो देश भर से होंगी। जिसमें अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो 16 से 20 जनवरी के बीच में बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली इस बैठक में 16 तारीख को वहां शामिल होंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल था वो विभिन्न देशों की यात्रा कर चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री के दौरे भी प्रस्तावित थे और तब नहीं हुए। लेकिन इस दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये बैठक है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इसमें शामिल होना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी सरकार वहां पर अपना पवेलियन भी लगाएगी, जिस दौरान ये वहां पे बैठक होगी। और क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए वो इस बैठक के दौरान यहाँ की ब्रांडिंग भी करे, तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का ये काफी अहम दौरा है। और एक मुख्यमंत्री के तौर पर जहां उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री करेंगे और एक कोशिश भी होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है उसके लिए भी लोगों को तैयार किया जाए, क्योंकि न केवल भारत बल्कि दूसरे देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया इसके तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और अगली महत्वपूर्ण खबर है नोएडा से, जहां पर सुरक्षा और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले अब हाईटेक कैमरे में चोरी। तो इस की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। सुरक्षा और यातायात को लेकर पिछले कुछ महीनों में अलग अलग जगहों से करीब 150 कैमरे चोरी हुए हैं। इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड समेत कई जगहों पर कैमरे की चोरी की गई है। तो सुरक्षा और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले हाईटेक कैमरे की चोरी इस वक्त की गई है। 150 से ज्यादा कैमरे चुराए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, एलिवेटेड रोड समेत कई जगहों पर ये कैमरे लगे हुए थे। करीब 150 कैमरे चुराए गए हैं। पिछले कुछ महीनों में अलग अलग जगहों से करीब 150 कैमरे चोरी हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़ गए। निशांत, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? कैमरे की चोरी इस वक्त कहीं ना कहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर नजर आई है। देखिए, नोएडा कमिश्नरेट पुलिस द्वारा सुरक्षा और यातायात नियमों को उल्लंघन करने वाले जो शिकंजा कसने को लेकर हाईटेक कैमरे लगाए गए थे, अब कहीं ना कहीं वो हाईटेक कैमरे लगातार चोरों के निशाने पर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है
कि लगभग अब तक शहर के अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की खासकर बात की जाए, 150 कैमरे चोरों द्वारा चोरी कर लिए गए हैं। लगभग 150 कैमरे, मतलब कमिश्नरेट पुलिस के जो लगाए गए थे वो 150 कैमरे चोरी कर लिए गए हैं। और कहीं ना कहीं अब जो है इस मामले में अब कमिश्नरेट पुलिस को जानकारी हुई है। हालांकि मामला तब साफ हुआ है जब अब जो वाहन चल रहे हैं उनके चालान कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से चालानों की भी संख्या कम हुई है। और लगभग 150 कैमरे जो लगाए गए थे अलग विभिन्न क्षेत्रों में, 150 कैमरे लगभग चोरी हो गए हैं। अधिक संख्या में कैमरे लगाए गए थे, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं जो कैमरे हैं, जो रोडों पर कैमरे लगे हुए हैं, चोर उन्हें भी चोरी कर फरार हो जा रहे हैं। क्या अभी तक किन लोगों ने ये कैमरे चुराए हैं, इसको लेकर कुछ अपडेट या कुछ जांच पड़ताल अभी तक की गई है? अभी कमिश्नरेट पुलिस के जो पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को इस मामले में जानकारी लगी है। हालांकि इसमें कार्रवाई का आश्वासन पुलिस द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो यातायात और सुरक्षा को लेकर जो कैमरे लगाए गए थे वो कैमरे चुर जाने पर कहीं ना कहीं कमिश्नरेट पुलिस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जो है पुलिस के अधिकारियों ने आदेश दिए हैं कि जिस तरीके से ये लगातार कैमरे जो सुरक्षा के लिए लगाए गए और वही हाईटेक कैमरे अब कहीं ना कहीं चोरों के निशाने पर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं अब पुलिस के जो अधिकारी हैं कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, लेकिन 150 कैमरे अब तक चोरी हो चुके हैं और तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब जो उन चोरों की भी कहीं ना कहीं पुलिस, नोएडा पुलिस जो है तलाश करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब गाजीपुर की, जहां पर कांग्रेस की प्रांतीय भारत जोड़ो यात्रा अब शहर की सड़कों पर शुरू हुई है। प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने झंडारोहण करके यात्रा की शुरुआत की। सैकड़ों की संख्या में तिरंगा और गाजीबाजी के साथ सड़कों पर कांग्रेसी निकले हैं। यात्रा के दौरान अजय राय ने बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। स्मृति ईरानी मामले में खुद को उन्होंने अपना साफ बताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से नहीं डरता, चाहे तो जेल भेज दे। जीएसटी गब्बर सिंह, टैक्स से व्यापारी दुकान छोड़कर भाग रहे हैं, हम सरकार में आएंगे तो जीएसटी का एक स्लैब होगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं गाजीपुर से, जहां कांग्रेस के नेता का कहना है कि हम अगर सरकार में आएंगे तो जीएसटी का एक स्लैब होगा। कांग्रेस की प्रांतीय भारत जोड़ो यात्रा अब शहर की सड़कों पर भी शुरू हो रही है। प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय ने झंडारोहण करके यात्रा शुरू की है। सैकड़ों की संख्या में तिरंगा और गाजीबाजी पर ये यात्रा शुरुआत की गई। यात्रा के दौरान अजय राय ने बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है। स्मृति ईरानी मामले में खुद को उन्होंने साफ बताया। उन्होंने कहा कि चाहे तो जेल भी भेज दो, वो डरते नहीं हैं, पुलिस की कार्रवाई से नहीं डरता, चाहे तो जेल भेज दे। आज आप देखिए हम आम आदमी परेशान है, हम किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। आज जिस तरीके से तनाव का वातावरण पूरे देश के अंदर पैदा किया जा रहा है, दबाव की राजनीति की जा रही है। जीएसटी, आज भी व्यापारी दुकान छोड़कर भाग रहा है। गब्बर सिंह टैक्स जो कहा था राहुल जी ने, वो उससे नाते आज पूरा समाज, पूरे व्यापारी, किसान को उनके उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। खाद के लिए परेशान है, बीज के लिए परेशान है। ये क्या है? आज भाई भाई में भाईचारे की भावना नहीं रह गई। आज पूरी तरीके से केवल और केवल अपने लोग, जो मोदी जी और जिनके लोग हैं उनको केवल फायदा पहुंचाया जा रहा है, बाकी सबको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, सारे व्यापार को बर्बाद किया जा रहा है। यही है हम लोग के कांग्रेस के समय, जियो और जीने दो था, और वही हम लोग चाहते हैं कि आज आप देखिए हम। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लखनऊ की, जहां इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नगर निकाय को लेकर चल रही सुनवाई फिलहाल टाल दी गई है। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर रोक बरकरार रहेगी और मामले में अब अगली सुनवाई कल होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर निकाय को लेकर जो सुनवाई चल रही थी उस पर फिलहाल अभी वो सुनवाई टल गई है और कल दोबारा से सुनवाई होगी। अगली सुनवाई कल की तारीख दी गई है। मामले में अगली सुनवाई कल होगी। इसकी बड़ी खबर, नगर निकाय को लेकर के अधिसूचना जारी करने को लेकर रोक हाईकोर्ट की तरफ से लगाई गई है, और ये रोक अभी बरकरार रहेगी।
आरक्षण की जो सूची आई उसको लेकर ये याचिका दायर की गई थी और इस पर सुनवाई के चलते हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद में ये रोक अभी भी लगातार जारी है। आज भी सुनवाई हुई और अब इस पूरे मामले में कल की तारीख दे दी गई है। कल दोबारा से सुनवाई होगी। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना पर जो रोक लगाई गई थी हाईकोर्ट की तरफ से, वो भी लगातार बरकरार रहेगी। और आखिर ये पूरा मामला क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल कोर्ट ने 21 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी थी। निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने आरक्षण सूची अपनी जारी की थी हाल ही में और आरक्षण सूची को लेकर आपत्ति जताई गई है। हाईकोर्ट के अंदर ये याचिका दायर की गई। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद 5 दिसंबर 2022 को अधिसूचना को चुनौती दी गई। ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिकाकर्ता का आरोप है, याचिकाकर्ता की तरफ से यह आरोप लगाया गया है ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है, ऐसा कहना है याचिकाकर्ता का। साथ ही पिछड़ों के आरक्षण में ट्रिपल रेस्ट का फॉर्मूला नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में ये सुनवाई आज हुई है और ये सुनवाई लगातार चल रही है। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने अधिसूचना जारी करने पर पहले 12 दिसंबर तक रोक लगाई थी, फिर कोर्ट ने 14 दिसंबर तक के लिए रोक लगाई और उसके बाद में कोर्ट ने 20 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी और अब 21 दिसंबर तक के लिए रोक कल तक के लिए लगाई गई है। कल दोबारा इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी, तो देखना होगा कि कल की सुनवाई के बाद में क्या फैसला आता है। नगरीय निकायों का कार्यकाल 20, तो निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने अभी ये आरक्षण सूची इस वक्त जारी की थी, उसको लेकर आपत्ति हाईकोर्ट में दायर की गई। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनीष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि चुनाव अधिसूचना जो निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जो पर रोक लगाई गई थी उच्च न्यायालय के द्वारा, अब वो फिर से जारी रहेगी कल तक। आपको बता दूं कि आज करीब 3:10 पे इस पर सुनवाई शुरू हुई थी, जिसमें लगातार दोनों पक्षों की जीरा हुई थी। जिस तरह सरकार ने हलफनामा दाखिल किया था, हलफनामा दिया गया था कि 2017 का जो सर्वेक्षण था उससे ओबीसी का जो सर्वेक्षण था उसको आधार मान के इस पर यह अधिसूचना जारी की जाए और इसको लगातार लागू रहने दिया जाए। पर इसको लेकर दोनों पक्षों की जीरा हुई थी। इसके बाद लगातार जो पक्षकार थे, जो करता थे, करीब 14 से 15 याचिका करते थे, जिनको लगातार माननीय उच्च न्यायालय सुन रहे थे। उसके बाद उस पर अब ये फैसला लिया गया है कि ये जो सुनवाई है वो कल भी जारी रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अधिसूचना जिस पे रोक लगी थी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, उस पर कल तक की रोक और बढ़ा दी गई है। माना जा रहा है कल फिर से सुनवाई शुरू होगी और उसके बाद देर शाम तक हो सकता है कि कल इसको लेके बड़ा फैसला आ जाए। आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम जो पार्टी के दावेदार थे, उनकी निगाह लगातार उच्च न्यायालय की तरफ लगी हुई थी और जिस तरीके से पहले 12 तारीख को इस पर अधिसूचना पर रोक लगाई गई थी, फिर 14 तारीख, फिर 20 तारीख की डेट दी गई थी और आज फिर इस पर सुनवाई हुई थी, जो करीब 1 से सवा घंटे तक चली है सुनवाई। दोनों पक्षों को जिरा भी किया गया था, दोनों पक्षों को सुना भी गया था। उसके बाद अब इसको लेके एक अहम जो जानकारी निकल के आ रही है कि उसमें अब कल तक के लिए रोक लगा दी गई है। कल तक की अधिसूचना में जो रोक थी वो कायम रहेगी और कल से दोपहर से फिर इसको लेके पोस्ट लंच इसको माना जा रहा है कि इस पर सुनवाई शुरू की जाएगी और कल शाम तक इस पर कोई अहम फैसला आ सकता है। जी, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो आज की सुनवाई में क्या कुछ रहा है, किस तरीके से पक्ष रखा गया आज? मैं आपको लेके चलूंगा। जो वकील हैं वो बाहर निकल के आए हैं, उनसे बात कर सकते हैं क्या कुछ मामला है, आपको बताएंगे। एक सेकंड। वीडियो नहीं कर रहे हैं भाई, कहाँ कुछ कर रहे हैं? आगे वो आ रहे सर। अच्छा, पीयूष पाठक हैं जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, वो निकल के आ गए हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। उनसे बात करेंगे जी। नगर निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना पर जो रोक है वो अभी बरकरार है और हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त खुद वहां पर मौजूद है और कोशिश कर रहे हैं वकील से बात करने की। इस पर सुनवाई हुई है ऑनरेबल हाईकोर्ट में, इसमें लॉर्डशिप के सामने आज हम लोग की आर्गुमेंट रखी गई हैं, जिसमें लॉर्डशिप ने काफ़ी देर तक इसको सुना मैटर को और इसको कल के लिए फिर इसको रख दिया गया है। अभी हम लोग की तरफ से फर्दर हियरिंग अभी बाकी है। कुछ पॉइंट्स हम लोग उठाए हैं कि एम्पेरिकल डाटा जो कलेक्ट करना था
वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है स्टेट की तरफ से। तो इसको फर्दर हेयरिंग के लिए, इसको कल के लिए इसको रख दिया गया है, और जो इंटरिम ऑर्डर है जो स्टे है इलेक्शंस पे, उसको कंटिन्यू करने को लॉर्डशिप ने कहा है। तो जो सरकार की ओर से कहा गया था कि हमने मैकेनिज्म, सरकार की तरफ से कल जो उन्होंने काउंटर जो उन्होंने दाखिल किया था, उस पे आज उन्होंने फिर एक एफिडेविट उन्होंने फाइल की है। अब वो एफिडेविट लॉर्डशिप के सामने टेकन ऑन रिकॉर्ड उसको हो गई है, और उस पर भी कल उस पर फर्दर उस पर हेयरिंग होगी। एफिडेविट में क्या बता सकते हैं? एफिडेविट में माइन्यूट सा उन्होंने कुछ चेंजेस किया है, अभी वो देख करके तो बताना पड़ेगा उसको। आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई? क्या आज किसी बात को लेकर पेच फंसा कोई बातचीत? आज हम लोग की तरफ से यही ऑब्जेक्शन रखा गया था कि जो स्टेट ने जो एम्पेरिकल डाटा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो सुरेश महाजन में जो कहा गया है, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि स्टेट से ये अननोटिस रह गया है। ये अभी मई का ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो ये अननोटिस रह गया है स्टेट की तरफ से, तो उस पर हम लोग कर रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट इसको देख रही है, और इसको कल के लिए इसको फर्दर हेयरिंग के इसको लगाया गया है। कल चांसेस हैं जो है कई पिटीशन जो है इंक्लूड हैं, लेकिन आज बहस जो है PIL पे हुई है। PIL पर हमारे गुरु आदरणीय डॉक्टर LP मिश्रा साहब ने आर्गूमेंट किया है, और उस पिटीशन को असिस्ट किया है श्री शरद पाठक साहब ने, और जजमेंट पर कोर्ट को जो है समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो ट्रिपल फार्मूला है उसको समझाया जा रहा है। कोर्ट कन्विंस है, लेकिन समय का अभाव था। 4:30 बज के ऊपर हियरिंग हुई है, 5 बजे तक हियरिंग होने वाली थी, लेकिन समय अभाव के कारण ये हियरिंग कल होगी, और संभवतः कल जो है इस पर रिजल्ट आ जाएगा। ऑर्डर रिजर्व किया गया? नहीं, ऑर्डर रिजर्व नहीं किया गया है, सुनवाई चल रही है, क्योंकि इसमें जजमेंट के कंपाइलेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के, उसको पढ़ाया जा रहा है, कोर्ट को समझाया जा रहा है, कन्विंस किया जा रहा है, और जो रिजर्वेशन के जो मापदंड बताए गए हैं कि जिनको नहीं फॉलो किया है स्टेट को, उसको लागू कराने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। ट्रिपल फार्मूला ही हमारा एक बेस है, इस पे ट्रिपल टेस्ट इसी पर हम बेस्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हमारे फेवर में है, और संभवतः 100% नहीं, हम 1,00,000% हम मतलब अपने तरफ से जो है आश्वस्त हैं कि ये हमारे फेवर में आएगा, और ये चुनाव जो है वो नोटिफिकेशन रद्द होगा। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कई मामले इसके हैं। हाँ, कम से कम इसमें जो है, इसमें जैसे एक किन्नर ने भी दाखिल कर दिया है कि जो है थर्ड जेंडर का भी रिजर्वेशन हो। ऐसे कम से कम 21 से 25 जो है पिटीशन जो है वो क्लब हुई है। 51 हो गई, 51 पिटीशन आई हैं, क्लब हुई हैं। लेकिन जो बहस हो रही है वो वैभव पांडे की जो PIL है उस पे बहस हो रही है, उसी से कनेक्टेड हुआ है। जो प्रभाव वैभव पांडे में जजमेंट आएगा वो सब पे ही प्रभावी होगा। 95% जो अदर जो पिटीशंस हैं वो सब डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी। वैभव पांडे का जो PIL होगी उसी पे होगा इशू। नहीं, कोई फॉलो नहीं किया गया है, कोई फॉलो नहीं किया गया है, वो भी फॉलो भी नहीं हुआ है। इसी पे हम लोग की आर्गूमेंट है, चल रही है। हमारा आर्गूमेंट है कि फॉलो नहीं किया गया, वो कहते हैं फॉलो किया गया है। कोर्ट तय करेगी कि फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया। अपना शुभ नाम बता दीजिए। अधिसूचना आलोक कीर्त मिश्रा, और ये पीयूष पाठक जी हैं, और हम सब जो है डॉक्टर साहब के चैम्बर से बिलोंग रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो ये थे जो याचिकाकर्ता के वकील हैं पीयूष पाठक। उनका साफ कहना है कि जो PIL दर्ज की गई है वैभव पांडे की, उस पर ये पूरा सुनवाई होगी, और माना जा रहा है कि जिस तरीके से जो मैकेनिज्म की बात की गई है, जो ट्रिपल टेस्ट की बात की गई है हलफनामे सरकार की, वो उस पर उसको नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो लॉर्डशिप है, जो उच्च न्यायालय है, वो भी इसको संज्ञान लिया है, और उसी को चलते हुए माना जा रहा है कि इस पे अधिसूचना, हालांकि जो याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उनका तो आपने सुना होगा किस तरीके से वो पूरे आश्वस्त नजर आते हैं, 100% नहीं 1,00,000% की बात करते हैं, पर तब भी नजरें लगी रहेंगी कल उच्च न्यायालय पे कि कल जब पूरी हियरिंग हो जाती है, माना जा रहा है कि क्योंकि समय का अभाव था और 2 दिन से इस पे लगातार सुनवाई जारी है, कल अगर इसकी सुनवाई पूरी जाती तो माना जाता है कुछ अहम फैसला कल जरूर आ सकता है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनीष। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि गोंडा की पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी रही। पीड़ितों को दौड़ाने में माहिर है गोंडा की पुलिस, जहां पीड़ित पिछले 6 महीनों से पीड़ित थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन लगातार पीड़ित वजीरगंज पुलिस थाने के चक्कर लगा रहा है। चार्जशीट लगाने को लेकर पीड़ित 6 महीनों से दौड़ लगा रहा है, बार बार पुलिस अधीक्षक को अपना शिकायती पत्र दे रहा है। उसके बावजूद भी थानाध्यक्ष के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। वजीरगंज थाने में पूरा मुकदमा दर्ज किया गया।
अगली महत्वपूर्ण खबर है लखनऊ से, जहां पर साप्ताहिक बाजारों से लगने वाले जाम को लेकर पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। महानगर में लगने वाली बुद्ध बाजार में अभियान चलाया गया, जहां जॉइंट सीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोडिया के साथ स्थानीय पुलिस बल ने यह अभियान चलाया। सड़क किनारे खड़े 2 पहिया वाहनों को क्रेन से उठाने की कार्रवाई हुई। 2 पहिया वाहन मालिकों को नो पार्किंग और सड़क पर गाड़ी खड़ी न करने की हिदायत दी गई। यातायात नियमों के पालन के लिए वाहन चालकों को शपथ दिलाई गई। क्रेन से उठाए गए वाहन बिना जुर्माना के छोड़े गए। दोबारा गलती करने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहना है जॉइंट सीपी का। तो जॉइंट सीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोडिया की तरफ से यह हिदायत दी गई है। साप्ताहिक बाजारों के चलते जो जाम लगता है उसको लेकर अब पुलिस कहीं ना कहीं अभियान चलाती हुई नजर आ रही है कि किसी भी तरीके से सड़कों पर जाम ना लगने पाए, इसको लेकर लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। तो महानगर में लगने वाले बुद्ध बाजार में ये अभियान फिलहाल चलाया गया है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान 2 गाड़ियों को भी वहां से उठाया गया नो पार्किंग जोन से। हालांकि बाद में उनके मालिकों को वो गाड़ियां वापस दे दी गई। उत्तर प्रदेश के मदरसों में खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने बातचीत की है। युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करने पर दोनों के बीच चर्चा की गई। अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार पर दोनों की बातचीत हुई। अनुराग ठाकुर के अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं के प्रचार को जरूरी बताया और कहा कि योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार पर चर्चा इस दौरान की गई। मदरसों में खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर भी अहम चर्चा अनुराग ठाकुर से की गई। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।